मेरी जहाँ भी शादी होती पहली रात ही पति मर जाता। अब तक 3 शादियाँ हो चुकी थी। खानदान में सब मुझे मनहूस कहने लगे थे। मुश्किल से एक जगह शादी हुई तो सास पति को मेरे पास ना आने देती। कहती मेरा बेटा मर जाएगा। मेरे सारे काम देवर करता था, तभी मैं पेट से हो गई तो सास ने मुझ पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया। डीएनए टेस्ट करवाया तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा तो आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आंखों में बहुत ही सुहाने सपने और ख्वाब होते हैं, जिनको आंखों में सपने सजाकर वो मायके को छोड़कर ससुराल में कदम रखती है। वो सोचती है कि अब मेरी नई ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पति मेरी तारीफ करेगा, मुझसे कहेगा तुम दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही हो। वो मुझे तोहफा देगा और अपने प्यार की बारिश मुझ पर निछावर कर देगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली रात यही सब कुछ सोचती है, मगर मेरी बात कुछ और थी। मैं ये सब सोच ही नहीं सकती थी। मैं तो इस वक्त अपने पति के इंतज़ार में बैठी ये सोच रही थी कि क्या मेरा पति बचेगा या नहीं। शायद मैं दुनिया की पहली बीवी थी जो शादी की पहली रात ही अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। मगर जो मेरे साथ बीत चुका था उसको देखते हुए ये सोचना कुछ अजीब नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं हर बार की तरह इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस ना चली जाऊं। मैं अपने पति की ज़िंदगी के लिए मिन्नतें करने लगी, इसे कुछ ना हो। रात धीरे धीरे बीत रही थी और अभी तक वो कमरे में नहीं आया था और मेरी जान सूली पे लटकी हुई थी। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। बस यही सब कुछ सोचते सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो देखा कि 10 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा तो मैं अभी रात वाले लहंगे और कपड़ों में ही थी। कमरे का दरवाज़ा भी यूं ही बंद था। हैरत थी कि किसी ने मुझे जगाया भी नहीं था। इसका मतलब तो यही था कि मेरा पति रात को कमरे में आया ही नहीं। लेकिन क्यों? वो जिंदा भी था या नहीं? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? ये सोचते हुए मेरी जान निकलने लगी और मैं भागती हुई कमरे से बाहर गई कि देख सकूं कि क्या मजरा है। इस घर में शायद देर तक सोने का रिवाज था, क्योंकि बाहर तो दिन के 10 बज रहे थे और सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने कमरे में था। मुझे समझ नहीं आई कि अपने पति के बारे में किससे पूछूं, किसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास किचन से आती हुई नजर आई। उनके हाथ में चाय का कप था। शायद वो अपने लिए चाय बनाने गई थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में ही हो, तुमने कपड़ा क्यों नहीं बदला? मैंने झिझक कर अपने पति का नाम लिया और उनके बारे में पूछा कि रोहित कहाँ है। तो मेरी सास को यह सुनकर गुस्सा आ गया और कहने लगी कि खबरदार, आज के बाद तुम मेरे बेटे का नाम अपनी ज़बान पर भी लाई। तुम्हें इसे पति कहने का कोई हक नहीं है। यूँ समझो कि तुम इसकी बीवी नहीं हो। तुम जैसी मनहूस औरत को मैं अपना बेटा हरगिज नहीं सौंप सकती। मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि वो मौत की नींद सो जाए। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुखा और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने तो अभी तक अपने पति को भी भर कर नहीं देखा था। सिर्फ शादी के ही वक्त इसकी थोड़ी सी झलक देखी थी और मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत जाग गई थी। मैंने तो शादी के वक्त इसकी ज़िंदगी के लिए मन्नतें मांगी थी, तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सुनूं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगने आया हूँ। मम्मी को आपसे यूँ बात नहीं करनी चाहिए थी और रोहित भैया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो रात को मेरे कमरे में सोने आए थे और अभी तक वहीं सोए पड़े हैं। असल में मम्मी को बहुत मानते हैं। अपने देवर की ये बातें सुनकर मुझे थोड़ी सुकून मिली कि चलो कोई तो है जो इस घर में मेरा हमदर्द है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक बाहर से चीखने की आवाज़ आने लगी। कोई मेरे पति का नाम लेकर चीख रहा था कि रोहित को कुछ हो गया है। मेरे हाथ पाँव ही सुन्न हो गए। मैं दंग रह गई।
क्या फिर से मेरी तकदीर मेरे साथ कोई भयानक खेल खेलने लगी थी? मेरा देवर मुझे वहीं छोड़कर जल्दी से भागकर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि क्या फिर से चौथी बार मैं विधवा होने जा रही हूँ? क्या इस बार भी नसीब की स्याही मुझे विधवा कर देगी? खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। पसीने छूटने लगे। मेरा दिल चाहा कि बाहर जाकर देखूं क्या हुआ, क्या है, मगर हिम्मत ना हुई। मैं वहीं कमरे में अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी। मेरा नाम सीमा है। मैं एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। 4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन होने के साथ साथ मैं अपने माँ बाप की आंखों की तारा भी हूँ। मेरे पापा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे। मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, जैसे कि कोई भी चाहता है। मेरी ख्वाहिश को लबों तक आने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। मेरे पापा और मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। जो चीज़ भी मैं मांगती थी, चाहे वो दुनिया के दूसरे ही कोने में क्यों ना हो, मेरे पापा मुझे ला कर देते थे। वो मुझे अपनी खुशकिस्मत की चाबी कहते थे। पापा का कहना था कि जब मैं पैदा हुई तब से उनके हालात ऐसे बदले कि आज तक शायद मेरी ही वजह से उनके घर में इतनी तरक्की हुई है। पापा कहते थे कि तुम्हारे पैदा होने से कुछ साल पहले मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, मगर जैसे ही तुम दुनिया में आई, तुम्हारे नसीब की वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। इसलिए वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे। मेरे चारों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन जो प्यार और लाड मेरे हिस्से में आया वो शायद ही किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते तो उसका उद्घाटन मेरे ही हाथों से करवाते थे। वो मुझे अपने साथ अपने दफ्तर ले जाते थे। यहाँ तक कि जब हमें अपने नया घर बनवाना था, इसकी नींव में रखे जाने वाली ईंट मेरे पापा ने मेरे हाथ से रखवाई थी। इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतना मान कम ही किसी बेटी के हिस्से में आता है, और मैं खुद किस्मत थी कि मुझे ये सब मिला। लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, या इसे मेरा यूं ही चैन से रहना पसंद नहीं आया कि वो मुझे आजमाने पर तैयार हो गया। भाइयों की शादी के बाद पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी थी, तो मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा की ही एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी और मेरा यही ख्याल था कि अब मेरी शादी बाकी की ज़िंदगी भी वैसे गुजरेगी जैसे शादी से पहले थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक मेरे नसीब बदल गए। शादी की पहली रात थी। वापस जाते हुए हमारी गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में मेरे पति की जान चली गई। लेकिन मैं हैरत अंगेज तौर पर साफ बच गई और मैं सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। शादी की पहली रात का टूटा सपना लिए मैं वापस अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। ये ऐसा दुख था जिसने मेरे माँ बाप के कंधे झुका दिए थे। वो एकदम से बूढ़े लगने लगे थे, क्योंकि जवान बेटी वापस घर आ जाए तो बाप वक्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी। ज़िंदगी एक नई शुरुआत रखने जा रही थी, लेकिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, वरना ये गम ऐसा नहीं था कि मैं आसानी से संभल जाती। मेरी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे और मेरा अपने पति से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, लेकिन था तो मेरा पति ही। और ये भी कड़वा सच है कि अब मैं विधवा हो चुकी थी। कुछ ही दिन गुजरा कि बड़े भाई और भाभीयों का रवैया मुझसे बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात बात पर मुझसे लड़ने और झगड़ने के बहाने ढूंढने लगी थी। फिर वही हुआ जो वो चाहती थी। वो बड़े भाई को लेकर अलग हो गई। इसकी देखा देखी छोटी भाभी के भी पर निकलने लगे और वो भी ऐसा ही चाहने लगी कि वो भी एक अलग घर की मालकिन हो। शायद इन दोनों को बर्दाश्त नहीं होता था कि इनकी पत्नी यानी मेरे भाई हर वक्त मुझे दिलासा देने में लगे रहते थे। पापा ने फसाद से बचने की खातिर सब भाइयों को अलग अलग कर दिया ताकि कल को इनमें फूट ना पड़े।
मैं अपने माँ बाप के साथ अलग हो गई। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मेरा हालचाल पूछते थे, और यह बात कि मैं विधवा रहूं भाइयों को पसंद नहीं आती थी। आखिर पापा ने 1 साल के बाद मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों से मेरा रिश्ता तय किया था। इन लोगों को मेरे पहले शादी के बारे में मालूम था, मगर इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। एक बार फिर से मैं दुल्हन बनी और आंखों में ख्वाब सजाए अपने मायके से ससुराल गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरे नसीब में अभागी लिख दी गई है, क्योंकि मेरा दूसरा पति भी शादी की पहली रात ही मर गया। वो मेरे कमरे में आने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार गया था। मालूम हुआ कि शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मैं दूसरी बार विधवा हुई तो लोगों की जुबानें खुल गई कि मुझे मनहूस कहने लगे और मुझसे पीछा छुड़वाने लगे। यहाँ तक कि मेरे खानदान के लोगों ने मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखाया। वो समझते थे कि शायद ये मेरी ही बदकिस्मती है जो मैं अपने पति को रास नहीं आती और वो शादी की पहली रात ही मर जाते हैं, जबकि इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं चाहता था कि वो विधवा हो जाए। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी हुआ इसमें सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे और मुझे ताने देते थे। पापा ने अब की बार मेरी तीसरी शादी एक गरीब खानदान में की। वो लोग मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन मेरी दौलत के लालच में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार मेरे पापा ने ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि वो मेरी तीसरी शादी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे घर वालों ही शादी में मौजूद थे। मेरा यह पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था और वो एक गरीब घराने से था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे ब्याह दिया क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। शायद अब की बार मैं सुहागन बन जाऊं। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि जाने अब की बार क्या होगा। मैं ये नहीं मानती थी कि मैं मनहूस हूँ। मेरा ये ख्याल था कि हर इंसान की मौत उसके तय वक्त पर ही होती है, और अब अगर मेरे पहले और दूसरे पति अपनी जान की बाजी हार गए तो भला इसमें मेरी तकदीर का क्या कसूर है। लेकिन जब तीसरी बार भी मेरे साथ यही हुआ तो मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद वो लोग जो मेरे बारे में समझते हैं और सब मेरे बारे में कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि तीसरी बार भी मेरा पति शादी की रात ही मर गया था और मैं तीसरी बार भी विधवा हो गई थी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हमदर्दी के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते थे। अब खानदान वालों ने हमारे घर ही आना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो हमें शादी ब्याह में बुलाना छोड़ दिए थे। मेरी भाभी मुझे अपने बच्चों के पास ना आने देती कि कहीं मेरी मनहूसी इनके बच्चों को ही नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे पापा को मेरी वजह से 2 हार्ट अटैक आ चुके थे और मैं नहीं चाहती थी कि इनको कोई तकलीफ पहुंचे। इसलिए मैंने इन्हें साफ कह दिया कि अब आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब शादी ही नहीं करूँगी। दिन ब दिन यूं ही गुजर गए और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। मैंने खुद को किताबों में और पढ़ाई में व्यस्त कर लिया ताकि मैं किसी काबिल बन सकूं। मैं अपनी ज़िंदगी से शादी का नाम ही निकाल चुकी थी, लेकिन फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें विदा कर दूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। इन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी वो सब शादी करना चाहते हैं। हालांकि मैं इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन इन्हें इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था, तो मैं तुम्हारी शादी वहीं करना चाहता हूँ। मैंने यह सुनकर पापा को मना कर दिया कि मैं अब हरगिज़ भी अपने आप को एक नए तजुर्बे के लिए तैयार नहीं कर सकती। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए तैयार ही कर लिया, और इस शादी के बारे में मैं अभी अपने ससुराल में थी और अपने कमरे में बैठी डर रही थी कि ना जाने मेरे अब वाले पति का क्या हाल होगा। जो सभी चिल्ला रहे थे
मैं कमरे से बाहर जाने ही लगी थी कि मेरा देवर कमरे में आ गया और कहने लगा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरे भांजे का नाम भी रोहित है और अभी थोड़ी देर पहले बहन का फ़ोन आया था कि उसने गले में कोई चीज़ फंसा ली है। तो इसलिए मम्मी परेशान होकर चिल्ला रही थी कि रोहित को क्या हो गया है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। भांजे को डॉक्टर के पास ले गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है। मैंने भगवान का शुक्र किया और सुकून की सांस लिया। मेरा देवर चंदन बहुत ही अच्छी सोच वाला था। मेरा पति तो मुझे बुलाना तक गवारा नहीं करता था, मगर ये मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे घूमता था। मैं कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, मगर वो जब भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो मेरी सास उसे आंखें दिखाती और चुपचाप वहाँ से चला जाता। सास तो देवर को भी मना करती थी कि मेरे पास ना बैठा करे और मुझसे दूर रहे, मगर वो उनकी नहीं सुनता था। ये काम मेरे पति का था कि वो मेरे लिए बोलता, मगर जब भी सास मुझे डांटती तो मेरा देवर ही आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जब यही सब कुछ करना था तो इन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ही क्यों भेजा। शायद ये सब उस दौलत के पीछे थे जो मेरे बाप ने मेरे नाम की थी, लेकिन इन्हें लालच में आने की क्या ज़रूरत थी। ये भी अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, फिर क्या वजह थी कि मुझसे शादी की। मैं जितना इस बारे में सोचती उतना ही उलझ जाती। एक दिन मैं घर गई तो मैंने अपने पापा से पूछा कि आपको ये रिश्ता कहाँ से मिला। तो पापा कहने लगे कि एक दोस्त ने ही इन लोगों के बारे में बताया था कि इनके बड़े बेटे ने शायद तुम्हें कहीं देख लिया था और वह तुम्हें पसंद करता था, इसलिए अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है। ये सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई कि ये क्या चक्कर है। मेरा पति रोहित ने इसीलिए रिश्ता मेरे घर भेजा था कि वो मुझे पसंद करता था, लेकिन शादी के बाद अब तक एक भी दिन मुझसे ऐसा नहीं लगा कि इसी ने मुझसे पसंद की शादी की हो। यहाँ तक कि वो तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरा शक और गहरा होने लगा कि वाकई में कोई तो ऐसी बात ज़रूर थी, वरना जानते बूझते मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। मैंने अपने पति की हरकतों पर नज़र रखने शुरू कर दी थी कि शायद इस तरह वो बात और आज मालूम कर सकूं जिसकी वजह से मैं इस घर में हूँ। एक दिन मैंने अपने प्रॉपर्टी के कागजात उसको देते हुए कहा कि ये मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। वो कहने लगा कि तुम्हारी जायदाद है, इसको अपने पास ही रखो तो बेहतर है। इससे ये बात तो साफ हो गई कि इसे दौलत का कोई लालच नहीं था। फिर क्या वजह थी? इन्हीं दिनों मेरी सास का रवैया मुझसे बहुत ही कठोर हो गया। मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी, यहाँ तक कि खाना भी ना देती। मेरा पति और देवर तो सारा दिन काम पर होते थे, उन्हें नहीं मालूम होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे देवर को ये पता चलता तो अपनी माँ से लड़ता और झगड़ता, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन छुट्टी थी और मैं सबके लिए चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सब भी मेरे पास थे और एक अलग ही तमाशा लगा हुआ था। मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या बात है। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम पतियों को रास नहीं आती हो, ये तो हम जानते ही थे, मगर बदकिरदार भी हो ये मालूम ना था। मैं तो अपने बेटे को तुम्हारे करीब तक नहीं आने देती थी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह सुनकर मेरे ऊपर जैसे कमरे की छत गिरी। मैंने घबरा कर कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा तो कोई बात नहीं है। मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन है? सास ने रिपोर्ट मेरे तरफ फेंक कर कहा कि ये देख लो, रिपोर्ट तो गलत नहीं कह रही है। हमें तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि तुम घर में बेहोश हो गई थी और यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट किए तो डॉक्टर ने ये खबर सुनाई। अब तुम ही बताओ
कि इस बच्चे का बाप कौन है। मेरे किरदार का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था कि मेरे तो रंग ही उड़ गए थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तभी मैंने अपने पति को बोलते सुना। वो कह रहा था कि मम्मी बस करें, मैं आपको कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूर ये रिपोर्ट्स झूठी है। वो ज़िंदगी में पहली बार मेरे लिए बोल रहा था। मेरा देवर भी वहाँ मौजूद था, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप था और इसकी ये चुप मुझे बहुत बुरी लग रही थी। उसे मेरे किरदार की गवाही देनी चाहिए थी। मेरी सास कहने लगी कि नहीं, मुझे तो अभी ये जानना है कि ये किसका बच्चा है, डीएनए टेस्ट करवाओ। अचानक मेरा पति चीख कर बोला कि अब बस बहुत हो गया। मैं अब तक आपकी सारी बातें खामोशी से मानता आया हूँ, लेकिन अपनी बीवी के किरदार पर मैं एक उंगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप इसे मनहूस कह रही हैं, जबकि आप तो ये तक नहीं जानती कि इसकी ज़िंदगी उजाड़ने के पीछे आपके अपने ही बेटे का हाथ है। ये आपका छोटा बेटा एक दिमागी मरीज है। सीमा के पहले तीनों पतियों की मौत का जिम्मेदार भी यही है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी तो ये मालूम हुआ कि ये सीमा के ही कॉलेज में पढ़ता था और इसी के लिए जुनूनी है, जबकि वो तो इसको जानती तक नहीं। मैं अपने इसी पागलपन में इसने सीमा के तीनों पतियों की जान ले ली ताकि वो इसे अपना बना सके। ये सब मैंने इसकी डायरी में कुछ साल पहले पढ़ा और मैं पढ़कर यकीन नहीं कर पाया कि यह इस हद तक पागल हो चुका है। इसमें इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि सीमा से जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, उल्टा इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसकी डायरी पढ़कर मैंने सीमा से शादी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि ये मुझे तो मारेगा नहीं, क्योंकि इसका भाई था। मैं सीमा की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहता था, इसलिए इससे शादी की। मैं जानता था कि ये कुछ न कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करेगा जिससे मेरा घर उजड़ जाता, और इसने यही किया। आपको बहकाया कि आप मुझे इसके करीब न जाने दें और खुद आपको सीमा के खिलाफ करता रहा। मुझे यकीन है कि ये रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई होगी ताकि मैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को बदकिरदार कह दूं और उसे तलाक दे दूं। इसने अपना इमेज सीमा की नज़रों में पहले ही अच्छा बना लिया था, तो ये बाद में इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेता। ये सब सुनकर हमने देवर की तरफ देखा, जिसके होश हवास खो गए थे। वो चीखते हुए कहने लगा कि हाँ, मैंने ही ये सब किया है। मैं सीमा को कॉलेज के ज़माने से चाहता हूँ, मगर इसे कभी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मुझे इसकी शादी का पता चला तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इसे किसी का होने दूँ। इसलिए जब भी इसकी शादी होती तो मैं इसके पति को इसके कमरे तक पहुंचने से पहले ही मार देता था, मगर आप मेरे भाई थे, इसलिए आप बच गए। अब तो आपको सब पता चल ही गया है ना। जल्दी से सीमा को तलाक दें, वरना मैं अब की बार आपका लिहाज भी नहीं रखूँगा। इस वक्त वो बिल्कुल जुनूनी और पागल लग रहा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं अब तक तुम्हें भाई समझकर जेल भिजवाने की हिम्मत नहीं कर सकता, मगर तुम एक साइको मरीज हो गए हो और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने का यही हल है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सज़ा मिले। मेरे पति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और अपने भाई को उनके हवाले कर दिया। इस सब से निपटने के बाद मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, इतने दिन तक मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह अपने भाई को इस घर से दूर भेज दूं, ताकि हम दोनों अपनी ज़िंदगी सुकून से शुरू कर सकें। इसलिए मैंने इतने दिन तक खामोश रहा। मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। मेरे देवर को मेंटल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। डॉक्टर बताते थे कि वो सब भूल गया है, मगर आज भी उसे मेरा नाम याद है। मैं उसके लिए प्रार्थना भी करना चाहती थी तो नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं खुश थी कि मेरी ज़िंदगी अब एक डगर पर आ चुकी है और मैं एक सुकून और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। आखिरकार मेरे नसीब फिर से रोशन हो ही गए। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।